और आजीविका मिशन में अपने देखे थे कि जो आजीविका मिशन से पहले एक जो राज्य द्वारा मतलब केंद्र के सरकार द्वारा एक योजना चालू की गई 1999 में, और उस योजना का नाम क्या था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और उस स्वरोजगार योजना को प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति की सिफारिश के आधार पर इसको किससे बदल दिया गया? राष्ट्रीय आजीविका मिशन। क्योंकि कुछ दोष थे उसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में, उसमें भी प्रक्रिया वही थी जो आजीविका मिशन में थी, लेकिन उसमें कुछ दोष होने की वजह से क्या किया गया? उसको बदलकर उसका फिर से क्या किया गया? पुनर्गठन कर लिया गया और एक नया मिशन कौन सा शुरू किया गया? ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, इस नाम से इसको जाना गया। और जो NRLM शुरू हुआ 2010-11 में शुरू हुआ और प्रारंभ जो है वो 3 जून 2011 को इसको प्रारंभ हो गया। छत्तीसगढ़ में भी क्या हुआ? जून में ही 2011 में एक समिति बनी जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बना हुआ था, राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति। और उस समिति की सिफारिश के आधार पर फिर 2013 में लागू हो गया क्या? राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसका नाम रखा गया बिहान। ठीक है, नाम क्या रखा गया? बिहान या दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके नाम पर चलता था। और हमने इसके उद्देश्य भी देखा था और किसके सहयोग से चलता है। फंड इसमें जो है ना विश्व बैंक के सहयोग से चलता है। एक दो जगह मिला हुआ है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक, इससे भी भारत सरकार का क्या है? समझौता है, उसको भी ध्यान रखिए गया। विश्व बैंक के साथ में किसका समझौता है? IDA के साथ समझौता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो बैंक है उसके माध्यम से भी क्या मिलता है? इसको वित्त का पोषण मिलता है, धन मिलता है, वहां सरकार को मिलता है। क्योंकि सरकार कोई प्रोग्राम अगर लॉन्च करना चाह रही, चलाना चाह रही है, तो वो क्या होगा? उसमें वित्त चाहिए होगा, धन चाहिए होगा, और सरकार को एक्स्ट्रा धन चाहिए होगा उस प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सविता, सबको गुड मॉर्निंग। दुष्यंत, खुश रहिए। उपेंद्र, ठीक है। और इसके बाद अपन उद्देश्यों के बारे में देखे थे। तो उद्देश्य में मोटे तौर पर हमने ये उद्देश्य देखा था कि ये जो योजना ही है ना, वो अपने आप में ग्रामीण गरीब क्षेत्र जो लोग हैं उनकी गरीबी को दूर करना है और उनकी पहुंच को बैंकों तक आसान पहुंच बनाना है, बाजार तक आसान पहुंच बनाना है, उनको एक संस्थागत मंच प्रदान करना है, उनकी जो क्षमता है, जो मानसिक क्षमता है, जो शारीरिक क्षमता है, उनका क्या करना है? इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करने के बाद उन्हीं के लिए क्या करना है? आजीविका के लिए स्रोत तलाशना है। नौकरी नहीं देना है इसमें नौकरी देने का कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे स्रोत बना देना है कि जिस क्षेत्र में भी, जिस फील्ड में वो लोग काम करते हैं, उसी फील्ड में उनको क्या दे दिया जाए? रोजगार दे दिया जाए। उसी काम को एक संस्था बना दिया जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है कि इसको बढ़ा नहीं दिए, इसी को बढ़ा दीजिए। कोई व्यक्ति जो है किसी क्षेत्र में काम करता है, उसी क्षेत्र में उसको क्या कर दिया जाए? कौशल विकास कर दिया जाए। तो निश्चित तौर पर अगर कोई आदमी कम क्षेत्र में काम कर पा रहा है, अगर उसका कौशल विकास हो जाए तो उसी को बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसका विशेषज्ञ बन चुका होता है। तो इस तरीके से कौशल विकास करने का इनका प्रोग्राम था। ठीक है। और तो कुछ खास था क्या इसमें? और फिर वो बिहान के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे। और इसमें जो अनुपात होता है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का 60-40 का होता है। पहले 75-25 का था। जब ये योजना प्रारंभ हुई तो कितना था इसका? 75% इसमें खर्च कौन करता था? केंद्र सरकार, और 25% इसमें भागीदारी किसकी हुआ करती थी? राज्य सरकारों की। लेकिन अब कैसा व्यवस्था बना दिया गया? 60-40 का व्यवस्था बना दिया गया है कि 60-40 में उनकी व्यवस्था है। असल में इसमें 3 भागीदार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम स्वयं। जो समूह बनता है वो स्वयं। तो समूह वाले भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा लगा सकते हैं, उसमें अपना समय लगा सकते हैं, अपना श्रम लगा सकते हैं। फिर कुछ हद तक राज्य सरकार मदद कर देती है और कुछ हद तक कौन कर सकता है? केंद्र सरकार कर सकती है। इसमें ज्यादातर भाग किसका होता है? केंद्र सरकार का। दोनों देख रहे हैं पंडित जी क्या? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देख रहे हैं क्या आप? ठीक 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 है। वो ऑफलाइन वालों को सुविधा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देख सकते हैं, लेकिन घर में देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषता में, विशेषता अगर अपन समझ लेंगे ना तो आप इसका प्रोग्राम पूरा समझ जाएंगे। पूरे विशेषता को एक जगह में बना दिया हूं, अलग अलग जगह पर भी था। स्रोत मैं आपको बता चुका हूं, कहां है इसका स्रोत, कौन कौन सा स्रोत है इसका। एक तो ग्रामीण विकास विभाग की जितनी किताबें हैं वो है। दूसरा इसका वेबसाइट, आप इसका वेबसाइट देखेंगे, थोड़ा कठिन शब्दों में है लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक,
चलिए आप बना लीजिए आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की विशेषताएं। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की विशेषता, एकदम इसको अगर विशेषताओं को समझ गए तो समझ लीजिए कि जितने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, सिर्फ फैक्ट ज्यादा नहीं, याद करने का कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपने विशेषताओं को समझ लिया तो जितने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो आसानी से बनेंगे। जो कूट में पूछा जाएगा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन वो आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, यही समझना है उसको। ठीक, पहला लिखिएगा सामाजिक एकजुटता। सामाजिक एकजुटता का मतलब क्या लगाते होंगे? सामाजिक एकजुटता का वही अर्थ है जो ऐसा आप सोचते हो। सामाजिक रूप से हमको क्या करना है? एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए मदद करना है। वो कब हो पाएगा? जब हम समूह का निर्माण करेंगे। जब समूहों में हम कोई बात करते हैं, जैसे आज हम समाज में कोई आदमी बढ़ रहा होता है तो परिवार के लोग, नाते रिश्तेदार लोग वो क्या करते हैं? हमको मदद करते हैं, और मित्र लोग भी मदद करते हैं, या उस बैकग्राउंड में जितने लोग भी होते हैं वो सब मदद करते हैं। उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? अपना स्व विकास कर सकते हैं। आज हम जो कुछ भी है वो किसके बदौलत है? समाज की बदौलत तो ही है। हमारे अंदर भी जो स्व का विकास हुआ है, जो ज्ञान का विकास हुआ है, बुद्धि का विकास हुआ है, वो समाज की वजह से हुआ है। तो सामाजिक एकजुटता एक अनिवार्य तत्व है किसके लिए? इस आजीविका मिशन के लिए भी। जैसे हमारे लिए भी व्यक्तिगत रूप से मतलब जो व्यक्ति का विकास करने के लिए समाज जरूरी है, तो आजीविका मिशन के लिए भी किसका जरूरत पड़ता है? सामाजिक एकजुटता का जरूरत है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है सहभागी पद्धति को बढ़ाना। सहभागी पद्धति को बढ़ाना। सहभागी पद्धति का बढ़ाने का मतलब क्या है? कि मैं जो कोई काम कर रहा हूं उस काम में अगला व्यक्ति मदद करे, और अगले व्यक्ति के काम में मदद कौन करे? मैं खुद काम करूं, तभी तो सहभागिता हो पा रही है। हर व्यक्ति अगर मान लीजिए एक ही काम में, एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति क्या करे? अपना अपना योगदान दे, सहभागिता अपने निभाए। तो सहभागी पद्धति को क्या करना है? बढ़ाना है। सरकार यही चाहती थी कि लोग सिंगल तरीके से काम नहीं कर सकते। एक अकेला आदमी अगर काम करेगा भी, अगर मान लीजिए खेतों में काम कर रहा है एक अकेला आदमी, तो उत्पादकता उसका क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन अगर उसी काम को 4 लोग मिलकर करेंगे तो काम भी फटाफट हो जाएगा और काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो सहभागी पद्धति को क्या कर सकते हैं? बढ़ाने के लिए, हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहभागी पद्धति को हमको क्या करना है? विकसित करना। सहभागी का मतलब क्या हो गया? आपस में एक दूसरे को परस्पर सहयोग करना। ठीक, सहभागी पद्धति। दूसरा है परिवार के कम से कम एक सदस्य, जिसमें विशेषकर क्या हो? महिला अगर हो। ठीक, अगर महिला हो तो उसका कारण बताऊंगा मैं आपको। विशेषकर महिला हो तो उसको क्या करना है? स्व सहायता समूह के अंतर्गत लाना है, शामिल करना है। परिवार में इसका सहभागी पद्धति को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि समूह में कम से कम क्या आ जाए? एक महिला आ जाए। क्योंकि अगर एक महिला समूह में आ जाती है, एक परिवार की कम से कम एक महिला भी आ जाती है, निश्चित तौर पर कम से कम क्या होगा? एक महिला तो होगी ही होगी। हर परिवार में कम से कम एक महिला होगी कि नहीं होगी? जिस भी परिवार में है, हम सबको देखते हैं। तो अगर मान लीजिए परिवार में एक महिला भी शामिल हो जाती है तो निश्चित तरीके से क्या हो सकता है? उसमें सहभागिता बढ़ सकती है, और अगर सहभागिता बढ़ेगी तो आय बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक, तो किसी भी अगर महिला हो सके तो और बेहतर है। ऐसा आवश्यक नहीं कि स्वयं सहायता समूह के लिए सिर्फ महिलाओं का होना जरूरी है। कुछ स्व सहायता समूह महिलाओं के लिए ही होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। समूह कोई भी बना सकता है। ठीक, समूह कोई भी बना सकता है, उसके लिए क्राइटेरिया तय किया गया है कौन समूह बना सकता है। आगे अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है, तीसरा, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल में जो सबसे गरीब है उसकी पहचान करनी है। बीपीएल में भी जो सबसे गरीब हो, जो अति गरीब हो, क्योंकि इसमें 2 सिस्टम चलता है, मांग और आपूर्ति का। जो ऋण देने का बारे में जब बात करेंगे तो उसमें ऋण उस व्यक्ति को पहले मिलता है जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हो। ब्लॉक में भी ये तय किया जाता है कि उस ब्लॉक को ज्यादा पहले ऋण दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा जहां ऋण की आवश्यकता ज्यादा है।
ठीक है। तो सहभागी पद्धति के लिए क्या जरूरी है कि हम जो सबसे पिछड़ा है, गरीबों में भी जो सबसे गरीब है, हम उसकी क्या कर ले, पहचान कर ले, ताकि हम प्राथमिकता के आधार पर हम उसका क्या कर सके, चयन कर सके, उसको लाभ दे सके। क्लियर। अगला इसमें किसान संगठन, उत्पादक संगठन, किसान संगठन है, उत्पादक संगठन है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। सिर्फ व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना नहीं है, बल्कि कोशिश ये करना है कि जो भी उत्पाद संगठन है, किसान संगठन है, या फिर इसमें आप क्या कर सकते हैं, बाजार, इनको क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है, ताकि जो आदमी उत्पादन कर रहा है, उत्पादन करने के बाद वो बाजार तक उसकी पहुंच आसानी से सुलभ हो सके। जो कोई भी काम, उत्पादन का काम किया जा रहा है, किसी तरह का काम किया जा रहा है, काम तो करेगा, उत्पादन का ही करेगा। उत्पादन करने कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर खेती करता है वो, तो किसका उत्पादन करता है, अनाज का उत्पादन करता है। अगर वो क्या बनाता है, दोना पत्तल बनाता है, तो दोना पत्तल का उत्पादन करता है। अगर सिलाई मशीन का काम कर रहा है वो, तो उससे कपड़े सिल कर देता है वो, सब उत्पादन के काम है। तो जो भी उत्पादन का काम कर रहेगा, उनमें क्या करना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बाजार तक उसकी पहुंच क्या होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए कि वो बाजार तक पहुंच पा रहा हो। ठीक। अगला है क्या, इसमें प्राथमिकता महिला के अलावा आपको ध्यान रखना है, एसटी को, एससी को, अक्षम को, भूमिहीन को, या एक शब्द लिखा हुआ है संवेदनशील को, इनको क्या करना है, प्राथमिकता देना है। महिला को प्राथमिकता निश्चित समय से देना ही देना है। ठीक। क्या हो गया, मनरेगा आजीविका के अंदर के नहीं आता है। मनरेगा जो है एक अलग प्रोग्राम है, दुष्यंत, मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, मनरेगा आजीविका का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मनरेगा एक प्रोग्राम ही, अलग प्रोग्राम है वो। ठीक, नोटिफिकेशन नहीं मिला, लेट हो गया, कोई बात नहीं। स्व सहायता समूह पढ़ा रहे हैं क्या, नहीं, अभी स्व सहायता समूह में नहीं पहुंचे हैं। और एनआरएलएम की विशेषता पढ़ रहे हैं, हाँ एनआरएलएम की विशेषता पढ़ रहे हैं, अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, हाँ आप क्या पूछ रहे थे। संवेदनशील का मतलब ये हो जाता है जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। संवेदनशील का मतलब क्या होता है, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है और जो जल्दी से प्रभावित हो जाता है। संवेदनशील का मतलब ये नहीं है जो सबसे ज्यादा प्रभावित, जैसे अपन पिछड़े वर्गों के बारे में बात करते थे, तो पिछड़ा वर्ग कौन है, सिर्फ ओबीसी है क्या। पिछड़ा वर्ग में कौन आते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, बच्चे, या फिर कोई निर्धन, सभी पिछड़े वर्गों में आते हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, सबके सब पिछड़े वर्ग है, ओबीसी का मतलब नहीं। उसी तरह संवेदनशील का मतलब होता है जो पहले से प्रभावित हो जाए। महिला जल्दी प्रभावित हो जाती है, बच्चे प्रभावित हो जाते हैं, कोई आम जो नागरिक है जो कि कैसा हो, अक्षम हो, गरीब रूप से हो, या फिर क्या हो, कम पढ़ा लिखा हो, वो जल्दी प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर देना है, प्राथमिकता देनी है। संवेदनशील व्यक्ति को, यही शब्द लिखा है, क्योंकि जो शब्द लिखा है वही मैं बता रहा हूं आपको, इसमें ध्यान रहे। ठीक, अक्षम में विकलांग, अक्षम में विकलांग को भी प्राथमिकता देना है, वो ध्यान रखना है, कभी विकलांग शब्द आ गया तो। ठीक, और इसमें आप एक चीज और डाल सकते हो संवेदनशील में, प्रवासी मजदूर, प्रवासी मजदूर, इसी ये संवेदनशीलता की वजह से ही, भूख की वजह से ही प्रवास करता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करके चला जाता है, क्योंकि उसको क्या है, काम नहीं मिल पा रहा होता है, रोजगार नहीं मिल पा रहा होता है। तो उस व्यक्ति को क्या किया जाए, रोक कर रखा जाए। किसके माध्यम से, सामाजिक सहभागिता के माध्यम से। अगर सामाजिक सहभागिता जो ऊपर में लिखे हुए रहेगी, तो वो क्या करेगा, दूसरे राज्य में नहीं जा पाएगा। जैसे ईंट भट्टा के लिए काम करने जाते हैं, महाराष्ट्र तरफ जाते हैं और उत्तर प्रदेश तरफ जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, तो पलायन न होने पाए, प्रवासी मजदूर न जा पाए, उनके लिए। ठीक, और वो सारे लोग जिसमें एसटी एससी जो अलग थलग पड़े हुए हैं, जो समाज से कैसे पड़े हुए हैं, अलग थलग पड़े हुए हैं, उनको इसमें इस सामाजिक सहभागिता में उनको शामिल करना है। क्यों शामिल करना है भाई, इसलिए भाई क्योंकि वो ही तो समाज से कटे हुए हैं। अगर हम उनको समाज की मुख्य धारा में ले आएंगे, आजीविका के मुख्य धारा में अगर हम उनको ले आएंगे, तो समाज में मतलब एक गरिमापूर्ण तरीके से वो क्या कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। और अगर हम उनको सहभागी नहीं बनाएंगे तो वो कटे के कटे ही रह जाएंगे, इसलिए इनको जोड़ना जरूरी है। ठीक, क्लियर है ये सब चीजें। ये पहली विशेषता थी सामाजिक एकजुटता के लिए। ठीक, आगे बढ़े, ये क्लियर है, इसमें कोई समस्या पूछने का नहीं।
इन सब चीजों के बारे में अभी स्वयं सहायता समूह में पढ़ने वाले हैं, अब उसको घबराइएगा मत। इसमें अपन वही चीज पढ़ रहे हैं जो इसकी विशेषता में दिया हुआ है। आप सामाजिक सहभागिता याद रखिएगा, और वो हर तरह का सहभागिता जो समाज में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने के लिए जरूरी है, वो सारा चीज इसमें है। दूसरा है संस्था निर्माण। संस्था निर्माण, संस्था निर्माण से पहले एक चीज समझा देता हूं मैं, जो आसानी से समझ जाएंगे आप। मान लीजिए 10 अलग अलग लोग हैं गांव में, इनकी कोई जान पहचान नहीं, ठीक। ये लोग क्या करते हैं, आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बनाने के बाद अपने एक क्या बना लेते हैं, नियम बना लेते हैं। नियम 5 नियम मैं आपको बाद में बताऊंगा, पंचसूत्र क्या होते हैं स्वयं सहायता समूह के। नियम बना लेते हैं कि हम लोग इस तरीके से लेन देन करेंगे, मेरे जरूरत में तुम देना, तेरे जरूरत में मैं दूंगा। हम एक कार्यक्रम शुरू करते हैं, लाभ का हिस्सा कैसे लेंगे, अनुपात में जैसे जैसे पूंजी लगाएंगे, लाभ हमेशा पूंजी के अनुपात में मिलता है, ठीक है। जो जितना इन्वेस्टमेंट करता है उसको लाभ हमेशा उतना ही मिलता है। जो जितना समय देगा उतना लाभ लेगा, जो जितना श्रम करेगा उतना लाभ देगा। तो इस तरीके से एक नियम बन गया, और नियम बनाने के बाद इन लोगों का एक ग्रुप बन गया। यही क्या हो गया, जो भी उत्पादन का काम करेंगे, यहां से जो भी उत्पादन होगा वो उत्पादन कहां करने लगे, एक बाजार में बेच दें, और जो लाभ हो आपस में बांट ले। तो इनके बीच में एक संस्था बन गया कि नहीं बन गया? क्योंकि फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री में भी तो यही होता है कि 10 लोगों का समूह है जो मिलकर काम करते हैं, उत्पादन करते हैं और बाजार में ले जाके बेच देते हैं। यहां पर भी यही हो रहा है। यहां पर क्या करते हैं, वो 10 अलग अलग लोग, जो लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, किसी एक विषय पर एक क्षेत्र में काम करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हैं और नियमों से चलते हैं। तब वो क्या बन जाता है, एक संस्था बन जाता है। और जब संस्था बन जाता है तो नियमों के अंतर्गत वो काम करना शुरू करते हैं, और जब काम करते हैं तो उत्पादन होता है, और लाभ का हिस्सा वो क्या कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। यही वो संस्था निर्माण है। संस्था किसी बॉडी से तो बनता नहीं है, स्कूल कॉलेज या किसी घर से, किसी मतलब कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बना होता है वो संस्था नहीं है, बल्कि संस्था का मतलब होता है नियमों कानूनों का जो समूह होता है, जो नियम कानून जो होते हैं किस नियम के तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और जो व्यक्तियों का समूह होता है वो संस्था कहलाएगा। वो व्यक्तियों का समूह जो एक निश्चित नियमों से बंधा हुआ, हम उसको संस्था कह देते हैं। हमारे अंदर भी है, जैसे हमारी कोचिंग एक संस्था है, तो संस्था हम जब कहते हैं तो हम लोगों का समूह है ना भाई, 50, 100, 150, 300 लोगों का समूह है हम लोगों का, और एक निश्चित नियम के हिसाब से काम करते हैं, एक निश्चित क्रम में आके बैठते हैं, एक निश्चित अभिवादन करते हैं, एक निश्चित समय में आते हैं, निश्चित समय में एक व्यवहार में किसी एक विषय के लिए, किसी एक उद्देश्य के लिए यहां पर आ रहे हैं अपन, ठीक। तो उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, तब संस्था का निर्माण हो जाता है। संस्था निर्माण में क्या है, ये लोग कौन सी संस्था का निर्माण करेंगे, कौन सी संस्था का निर्माण करेंगे लोग? हाँ, स्वयं सहायता समूह, स्व सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह कई जगह लिखा होता है, कई जगह स्व सहायता समूह। इसका मतलब क्या है, खुद की सहायता करने वाला समूह। सरकार की सहायता करते हैं क्या ये लोग, राज्य की, केंद्र की, या किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए समूह नहीं बना हुआ है। किसके लिए समूह बना हुआ है, खुद की सहायता के लिए, स्व के लिए। तो स्व सहायता समूह का क्या करता है निर्माण, ये इसका क्या है, इनकी संस्था है। इनकी संस्था का नाम क्या है, स्व सहायता समूह, बस इतनी संस्था है। ये भी वही उत्पादन का काम करती है और बाजारों में ले जाकर बेचती, ठीक। अच्छा, स्व सहायता समूह, यहीं पर आप जान लीजिए, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 महिला या पुरुष कोई भी हो सकते हैं, ठीक। महिला या पुरुष में कोई भी स्व सहायता समूह में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, या तो महिला। इस प्रोग्राम में महिलाओं को प्राथमिकता है, लेकिन स्व सहायता समूह कोई भी बना सकता है, खुद भी बना सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि स्व सहायता समूह दूसरे लोग नहीं बना सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में महिलाओं को प्राथमिकता है, पुरुषों को बाद में, ठीक। ये इसका संस्था निर्माण हो गया। तीसरा, इसकी विशेषता बता रहा हूं, संघ निर्माण। संघ निर्माण, अब देखिए, ग्राम स्तर पर स्व सहायता समूह का निर्माण हो गया, लेकिन क्या एक ग्राम में एक ही स्व सहायता समूह होगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए एक ग्राम में कितने हो गए स्व सहायता समूह, मान लीजिए 10 स्व सहायता समूह, तो एक ग्राम स्तर पर इनका एक समूह बन गया। एक ग्राम में कितने, ग्राम स्तर का हो गया। क्या एक ग्राम में यही हर ग्राम, मान लीजिए एक जिले में 20 ब्लॉक है, तो ब्लॉक स्तर का समूह बन गया, जिला स्तर का समूह बन गया। ये मतलब जैसे समूह बनता है, एक सहायता समूह, अगर वो ब्लॉक में
पूरे ब्लॉक के ग्रुप को जोड़ दिया जाए तो ब्लॉक का समूह हो जाएगा, और अगर जिले को जोड़ दिया तो जिले का बन जाएगा। उसी तरीके से राज्य से हो सकता है, लेकिन यहां तक इसमें जिला और उप जिला स्तर पर बनाया जाता है समूह। बड़े स्तर पर, राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर समूह नहीं बनाए जाते हैं। उपेंद्र, मैं बताऊंगा इन सब चीजों को जब अपन पहले अपने को खत्म कर लेते हैं, किसको, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की चीजों को खत्म कर रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की चीजों को पहले अपन खत्म कर लें। कल जैसे मैंने आपको बिहान के बारे में बताया था, जो डाटा मिलते हैं, जो डाटा मिल रहे हैं, कितने लक्ष्य हैं, कितने प्राप्ति हुई है, कितने, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ स्तर पर मिल रहे हैं, और हमको पढ़ना भी यही, ठीक है। केंद्र स्तर पर ऐसा कोई डाटा अपने को अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह में देखा, कई वेबसाइट छानने की कोशिश किया, वो पुराने डाटा ही मिल रहे हैं जो 2011 में जब स्थापित किया गया था उसी समय का मिला हुआ है, ठीक है। तो नया डाटा अपन छत्तीसगढ़ में, जब बिहान को मैं और स्पष्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, बिहान में और कौन से कार्यक्रम जुड़े गए हैं, वो सारे कार्यक्रमों को पढ़ाऊंगा, और उसके लक्ष्य वगैरह कैसे हैं, बैंक का प्रोग्राम कैसा है, कितने लोन मिल रहे हैं, कितने लोगों को लक्ष्य प्राप्त किया है, कितने का लक्ष्य रखा हुआ था, पूरा बना हुआ है। 1-2 दिन में आपको मिल भी जाएगा नोट्स, चिंता की बात नहीं, ठीक। तो ये कैसा है, स्वयं सहायता समूहों का क्रम से एक स्तर और एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक। ग्रुप कैसा हो गया, संस्था के, इसमें संघ का निर्माण, संस्था के बाद किसका निर्माण हो रहा है, संघों का निर्माण हो रहा है। किस आधार पर, ब्लॉक आधार पर, जिला के आधार पर, और उप जिला आधार पर, उपखंड स्तर पर, ठीक। कैसे निर्माण होगा, तो इसके 3 स्तर बताए गए हैं। एक होगा ग्राम स्तर पर, दूसरा किसका आधार पर है, ब्लॉक स्तर पर, यानी प्रखंड इसको बोला गया है, और तीसरा क्या है, जिला स्तर पर। ये 3 स्तर आपको ध्यान रखने की, कितने स्तर पर बनता है संघ इन लोगों का, 3 स्तर पर। संख्या बढ़ जाएगी, जैसे ग्राम स्तर पर 10 समूह थे, तो वही ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कितना हो जाएगा, अगर 10 गांव है या 100 गांव है, जनरली एक प्रखंड में 100 से 120 ग्राम होते हैं, 100 से 120 ग्राम, तो 120 गांव का 10 जोड़ लीजिए आप, उतने हो जाएंगे। जिला के स्तर पर भी उतने बढ़ जाएंगे, तो धीरे धीरे वो बढ़ते रहते हैं। संघ निर्माण किसके आधार पर, ग्राम स्तर पर, इसके बाद खंड स्तर पर, इसके बाद जिला स्तर पर। ये 3 स्तर इसका संघ का निर्माण हो रहा है। इसके बाद है, चौथा है वित्तीय समावेशन। संस्था का निर्माण किया जा चुका है, समूह भी बन चुका है। संस्था और समूहों से तो कोई काम होने वाला नहीं है जब तक धन नहीं मिलेगा। कोई व्यक्तियों का समूह भी बना ले और उनके व्यक्तियों के समूह को कोई संस्था का भी निर्माण कर ले, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, जब तक धन ही नहीं उनके पास। बहुत बुद्धि है, बहुत कौशल है, बहुत ज्ञान है, पूरा सूचना टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए जरूरी क्या है, वित्त, धन मिलना। और मान लीजिए वित्त भी है तो उसके लिए कोई ना कोई संस्थान तो होने चाहिए। तो उनके लिए कौन कौन से संस्थान है, अच्छा उसके लिए भी क्राइटेरिया रखा गया है। ये लोग काम शुरू करते हैं, अगर इनको ब्याज की दर 50% रखा जाए, या जितना कमाओगे आधा दे दो इधर, ऐसा अगर कहा जाए तो दे पाएंगे क्या? इनको पैसा कैसा मिलना चाहिए, सस्ती दर पर, सस्ते दर पर आसान एवं सरल प्रक्रिया द्वारा आसान और सरल प्रक्रिया द्वारा ऋण, सस्ते दर पर आसान प्रक्रिया। ये लोग नियम कानून ज्यादा नहीं जानते हैं, तो कैसे लोग हैं, लोग ग्रामीण लोग हैं। ग्रामीण लोग ज्यादा नियम प्रक्रिया कराएंगे तो बैंक छोड़कर भाग जाएंगे। तो ऐसे कैसे होना चाहिए, इनका आसान और सरल प्रक्रिया होना चाहिए, सस्ते दर पर होना चाहिए, ऋण मिलना चाहिए। सिर्फ ऋण से काम नहीं होगा, इनको क्या मिलनी चाहिए, सब्सिडी। जब तक सब्सिडी नहीं मिलेगा तब तक क्या नहीं हो सकता, इनको कोई भी वस्तु को खरीदने जाएंगे तो महंगे रेट पर, बाजार भाव पर उनको मिलेगा, उनको सब्सिडी भी मिलना चाहिए। इसके अलावा इतने से ही काम खत्म नहीं होता है, इनको क्या मिलना चाहिए, बीमा। अगर कोई जोखिम भरा कार्यक्रम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कोई बीमा मिले, इनकी संपत्ति का बीमा हो, जिसमें अगर कोई नुकसान हो जाए तो उनको उसका भरपाई हो सके। ठीक, तो सस्ते दर पर आसान ऋण की सुविधा कहां जा सकते हैं आप,
सस्ते दर पर आसान एवं सरल प्रक्रिया द्वारा ऋण की सुविधा है, सब्सिडी भी है और साथ में क्या है, बीमा है। ये किसकी विशेषता है, आजीविका मिशन की विशेषता। ये दे रहा है हमको आजीविका मिशन। आजीविका मिशन ये क्या कर रहा है, हमको उपलब्ध कराता है। पांचवा है आजीविका प्रोत्साहन का प्रोत्साहन। अब किस क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जाए? आजीविका का प्रोत्साहन तो दिया जाए इनको। आजीविका मतलब क्या हो गया, स्वरोजगार के लिए काम। आजीविका का मतलब वो स्वरोजगार के लिए कोई काम होना चाहिए। किस क्षेत्र में आजीविका दे दिया जाए? अब मान लो कोई गरीब किसान है और गांव में बैठकर क्या करता है, खेती बाड़ी का काम करता है, और उसको सूचना प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर पकड़ा दो, चला लेगा? वो नहीं कर पाएगा। वो उसको क्या काम देना पड़ेगा, जो जानता है। ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं जानता है उसको भेज दोगे कि नहीं अब अंतरिक्ष कार्यक्रम जाओ, मंगल ग्रह पर क्या करो, पानी की खोज करो। वो कर पाएगा? बेचारा नहीं कर पाएगा। वो तो ये भी नहीं जानता कि मंगल ग्रह होता क्या है, नहीं जान पाएगा। ऐसी स्थिति में जिस क्षेत्र में वो काम करता है, जिस क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत उसको ज्ञान है, उस क्षेत्र के बारे में उसको क्या मिल सके, जानकारी मिल सके और उसमें आगे बढ़ सके। तो आजीविका प्रोत्साहन किस क्षेत्र में काम करना होगा उसको? कृषि के साथ। कृषि तो करता ही है वो। कृषि के साथ क्या क्या है, अन्य उद्यमशीलता। अन्य उद्यमशीलता, ये उद्यमशीलता सामान्य वर्ड मत समझिएगा। उद्यमशीलता एक सामान्य वर्ड इसलिए नहीं है कि कृषि का जो उत्पादन होता है वो जीवन जीने के लिए होता है। कृषि का जो भी कोई भी किसान खेती करता है तो वो किसके लिए करता है, जीवन जीने के लिए करता है। लेकिन उद्यमशीलता कब होती है, जब अतिरिक्त उत्पादन करे, अपने उपयोग के अलावा भी वो क्या करता है, एक्सेस उत्पादन करता है, तभी वो क्या बन सकता है, उद्यमशील बन सकता है। बेचने के लिए उत्पादन करे। आपने पढ़ा है ना, खाद्यान्न फसल, और एक प्रकार खाद्यान्न फसल होता है और एक पर नकदी फसल होता है। तो खाद्यान्न फसल वो होता है जिसको खाने के उपयोग में लाया जाता है, लेकिन नकदी फसल खाने के उपयोग में, बेचने के लिए उपयोग लाए। तो ऐसी उद्यमशीलता को क्या करना है, विकसित करना है कि व्यक्ति क्या कर सके, खाने के लिए नहीं, किसके लिए उत्पादन कर सके, वो बेचने के लिए उत्पादन कर सके। उद्यमशीलता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। आजीविका में क्या देना है, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना है उसके साथ। और क्या क्या उद्यमशीलता किसके लिए हो सकता है, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, अन्य कोई जंतु है पालन, समझ लीजिए कि कोई जंतु जो, क्योंकि हर, अब जैसे पशुपालन कर रहा है तो पशुओं का सिर्फ दूध पीता होगा, दूध तो बेचेगा ही बेचेगा, या इसका उपयोग करेगा। मछली पालन करेगा, अकेले बैठ कर तो नहीं खाएगा वो, मुर्गी पालन भी अकेले बैठ के नहीं खाएगा। ठीक उसी तरीके से और भी चीजों को क्या करना है, उत्पादन करना है। इसके अलावा वन उत्पाद संग्रह एवं विपणन। विपणन का मतलब क्या है, बेचना, उनको संग्रह। वन उत्पादों को खाने के उपयोग नहीं करता है। कुछ वन उत्पादों का उपयोग करता है वो, फल कंदमूल का, लेकिन कुछ का क्या करता है, औषधि का वो क्या करेगा, खुद तो नहीं पिएगा, बेचेगा। ठीक है। और जैसे दोना पत्तल हो गया या फिर कोई चार गुठली हो गया, कितना खाता रहेगा वो, ठीक, वो क्या करेगा, उसको बेचेगा। साल बीज हो गया, इन चीजों को बेचेगा ना। हर्रा बहरा हो गया, इन चीजों को लाख को कितने घर में चिपकाता रहेगा वो, बाकी तो बेचना ही पड़ेगा उसको। कोसा कसर, ये सारी चीजें। इसके अलावा कौशल आधारित उद्योग, जैसे दोना पत्तल, कौशल आधारित मतलब कुछ सीख कर रहा है वो, कौशल आधारित जो कुछ सीख कर रहा हो। ठीक, दोना पत्तल के साथ में गृह निर्माण, अचार पापड़ बना ले रहा हो। ठीक, ये सारी चीजें, इनको प्रोत्साहन देना है। कुल मिला के आप ये समझिएगा, मोटे तौर पर बता दे रहा हूं, कृषि और पशुपालन से जुड़ी सभी योजनाएं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्योंकि इसमें महिलाओं को जोड़ा गया है। महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा होता है, किचन। तो किचन से संबंधित जो निर्माण करने, खाने पीने की वस्तुएं निर्माण करने का जो रहेगा, अचार पापड़, गृह उद्योग से संबंधित जितने भी कार्यक्रम रहेंगे, लगभग सारे कार्यक्रम, ठीक है, जो जमीनी स्तर पर क्या किए जा सकते हैं, लागू किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, लगभग सब प्रोग्राम, बहुत सारे कार्यक्रम है, लगभग 600 काम है
इसकी लिस्ट में, आजीविका मिशन के प्रोग्राम की लिस्ट में जाइएगा तो आपको 600 काम दिखाई देंगे कि 600 काम आप कर सकते हो, जो सरकार ने आपको बताया है कि ये कामों पर आप क्या कर सकते हो। खादी ग्रामोदय विभाग, इसके लिए एक विभाग ही बना हुआ है, जहां से आपको लोन वगैरह का जो मिलता है वो विभाग ही बना हुआ है, इसी बॉडी से मिलता है उन लोगों को लोन, जहां से लोन पास वगैरह होता है। जिला कार्यालय में एक कार्यालय होता है उनका, तो वहां पर उसकी वेबसाइट में 600 काम दिए गए हैं, 600 से ज्यादा, जो कोई भी महिला, कोई भी पुरुष क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और वो भी उनकी योग्यता के आधार पर। जैसे कोई विकलांग है तो विकलांग अपनी योग्यता के हिसाब से काम करेगा, कोई कम पढ़ा लिखा है वो कम योग्यता के हिसाब से काम करेगा। ठीक, ये सारी क्रम उनको किनको, लेकिन उनको क्या करना है, उनकी आजीविका के उनको प्रोत्साहन देना है। क्लियर, 5 हो गए, बेटा दूं इसको। संस्था निर्माण हो गया, स्वयं सहायता समूह का निर्माण होता है, संघ का निर्माण ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला के स्तर पर, वित्तीय समावेशन, बैंकों को पहुंच करना, सब्सिडी देना, ब्याज भुगतान उनको समय पर मिलना, समय पर पैसा मिल सके, वित्तीय समावेशन धन मिलने के संदर्भ में है। आजीविका प्रोत्साहन, जिस भी क्षेत्र में वो काम जानते हैं या जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र में उनको काम दिलाना या काम को प्रोत्साहित करना, ये इनकी किसकी है, आजीविका मिशन की प्रमुख विशेषता है। ठीक, घर निर्माण नहीं है वो ना, गृह निर्माण उद्योग है वो, हाउसिंग डेवलपमेंट नहीं है कि घर बना बना बेचो, ऐसा वाला नहीं है ना। हाउसिंग डेवलपमेंट ना होकर वो कैसा है, गृह निर्माण उद्योग है। ठीक है, गृह निर्माण उद्योग, बहुत बढ़िया, ये कंफ्यूज होगा इसलिए यहां पर ध्यान रखिए, गृह निर्माण उद्योग है। अचार पापड़ वाला कार्यक्रम, ठीक है, जो अचार पापड़ वगैरह बनता है उसके संदर्भ में। क्या संघ बन गया, संस्था बन गया, वित्त भी मिल गया, प्रोत्साहन भी मिल गया तो कार्यक्रम अच्छे से हो सकता है। एक चीज जरूरी है, सहयोग और तालमेल, ये बड़ा चैप्टर है। कौन सा नंबर था ये, 6वां। तालमेल एवं सहभागिता। विभिन्न संस्थाओं में अगर तालमेल ना हो, सहभागिता ना हो तो कोई भी प्रोग्राम क्या नहीं हो सकता है, सफल नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आप कोचिंग में आते हो, नोट्स देने वाले अलग लोग हैं, टेक्निकल में काम करने वाले अलग लोग हैं, फीस लेने वाले अलग लोग हैं। अगर इनके बीच तालमेल ना हो तो कोई व्यक्ति किसी को जाने ही नहीं, सबका काम गड़बड़ा जाए। आप घर में भी जाते हो, घर में भी आप रहते हो संस्था के रूप में, घर को भी एक संस्था के रूप में अगर मान लिया जाए तो घर में आप देखते हो कि महिलाएं अलग तरह का काम करती हैं, पुरुष अलग तरह का काम करते हैं, बच्चे अलग तरह का काम करते हैं, सब आपस में तालमेल के साथ, सहयोगिता के साथ काम करते हैं, तब कहीं जाकर घर चल पाता है। अगर हर आदमी हर काम करने लगे तो पता चला कि आज दूध आया ही नहीं, और पता चला कल दूध की 4 पैकेट आ गए, सब लोगों ने एक पैकेट ले आए, तो सबका काम बटा हुआ है, इसलिए क्या नहीं हो सकता है, अव्यवस्था नहीं होने पाता है और व्यवस्था बनी रहती है। तो उसके लिए सबसे बीच जरूरी क्या है, सहयोग और तालमेल। किनके बीच, संस्था, जो संस्थाएं बैंक हैं तो उनमें मोटे तौर पर आप याद रखिएगा, सरकारी एवं राज्य एजेंसियों के मध्य एनआरएलएम, ऐसा आवश्यक तो नहीं है कि एनआरएलएम केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा संचालित एकमात्र प्रोग्राम है, इसके अलावा और कोई योजना है ही नहीं। सरकार बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करती है, बहुत सारे कार्यक्रम लॉन्च करती है, उन योजनाओं का भी क्या मिलता है, एक दूसरे से सहयोग मिल पाता है। राज्य की बहुत सारी एजेंसियां हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, अलग अलग लोग हैं, प्रशिक्षण देने वाले अलग लोग हैं, नामांकन करने वाले अलग लोग हैं, गरीबी रेखा का चयन करने वाले अलग लोग हैं, हितग्राहियों का चयन करने वाले अलग लोग हैं। अगर इन संस्थाओं के बीच तालमेल ना हो तो ऐसी अवस्था में न तो हितग्राही का चयन हो पाएगा, न ही किसी को लोन मिल पाएगा, और न ही कार्यक्रम को संचालित कर पाएंगे, और न ही उनका प्रोडक्ट कहां तक पहुंच पाएगा, बाजार तक पहुंच पाएगा। जब तक उनको क्लियरेंस नहीं मिलता है तब तक ये सारी कार्यक्रम नहीं होते। अब हमको ये ध्यान रखना है कि ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिनके जरूरी है कि आजीविका मिशन के लिए जरूरी है कि उनके बीच सहभागिता होनी जरूरी है, तालमेल होना जरूरी है। उनके बारे में हम डिटेल देखेंगे, इससे मिलकर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। उसमें है
पहला चीज तो है, लिखिएगा अधिकार। अधिकारों के बीच तालमेल होना चाहिए। अगर अधिकारों के बीच तालमेल नहीं है तो एक अधिकार दूसरे अधिकार से टकराएंगे, एक सरकार के दूसरे एजेंसियों के मध्य अधिकार टकरा जाएंगे, ऐसी अवस्था में एक व्यक्ति के दूसरे के अधिकार टकरा जाएंगे, ऐसी अवस्था में सही तरीके से क्या नहीं हो पाएगा, योजना लागू नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या है, जैसे पीडीएस, पीडीएस मतलब समझ रहे हैं ना, उचित मूल्य की दुकान जो सिस्टम है, वितरण सिस्टम है, उनके बीच तालमेल है। मनरेगा, इनके बीच तालमेल बैठाना होगा। सामाजिक सुरक्षा, और शिक्षा, कैसे समझ लीजिए। अगर पीडीएस के बीच, मनरेगा के बीच कोई तालमेल नहीं है तो कोई भी कार्यक्रम चल रहा है, किसी को रोजगार मिल रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने मनरेगा में काम नहीं कर रहे हैं उन लोगों को आजीविका मिशन के तहत शामिल करना है। जो लोग, जिन लोगों से पीडीएस में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, मान लीजिए किसी कोई प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट के लिए जैसे स्वयं सहायता समूह ने, एक स्वयं सहायता समूह है जिसका काम यह है कि वो स्कूलों में खाना बनाने का काम, दिखाई वाले स्वयं सहायता समूह को, इस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम संचालित किया जाता है। अगर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को संचालित करना है तो हमको पीडीएस से क्या मिलना चाहिए, चावल दाल नमक शक्कर तो मिलना चाहिए ना, वही चीज आता है। और अगर इसके पीडीएस के माध्यम से अगर उसको क्या किया जाए, सहयोग न किया जाए तो क्या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम संचालित हो पाएगा? तो ऐसे मामले में क्या हो सकता है, इनके लिए जरूरी है कि उनकी सहभागिता हो, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। मनरेगा वाले भी ऐसे सहयोग करते हैं, दूसरे क्षेत्र वाले भी, सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन वगैरह मिल रहा है उस तरीके से लोग भी सहयोग कर रहे होते हैं। शिक्षा ज्ञान स्कूलों में किसी तरीके से सहयोग मिलना जरूरी है, तो इनके बीच क्या होना चाहिए, एक तालमेल और सहभागिता होनी चाहिए। दूसरा है जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में सुधार क्या क्या होना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वास्थ्य एवं पोषण क्यों, आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा, खाना ही नहीं खाएगा तो समूह में नहीं, एक समूह में नहीं 20 समूह में शामिल हो जाए, उत्पादन कितना कर पाएगा? वो घर में लेटे लेटे रहेगा, थका हुआ महसूस करता रहेगा और घर में रहेगा। तो जिसके लिए क्या होना चाहिए, जरूरी स्वास्थ्य एवं पोषण उसको मिलना चाहिए। पेयजल, आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु की बहुत सारी महिलाओं का ज्यादातर समय किसमें चला जाता है, पानी ढोने में चला जाता है। अगर ऐसी महिलाएं पानी ढोने में समय बिताते रहेंगी, पेयजल नहीं मिल पाएगा, दूर दूर जाते रहेंगे, उत्पादन कितना कर पाएंगे वो, या समूह में कितना सहभागिता निभा पाएंगे? तो उनके लिए मूलभूत आवश्यकता चाहिए। स्वच्छता, स्वच्छता इसलिए जरूरी है भाई, स्वच्छता नहीं रहेगा तो क्या होगा, आदमी बीमार पड़ता रहेगा। स्थायी आवास, स्थायी आवास नहीं रहेगा, संगठन ही नहीं बन पाएगा। आज मैं रहता हूं कहां, बिलासपुर में, कल कहां चले जाऊंगा, बेलतरा चले जाऊंगा, कैसे समूह बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ठीक, इसके अलावा बिजली, बिजली पंप नहीं है, उद्योग नहीं स्थापित कर सकता हूं, बिजली के बिना, ऊर्जा के बिना कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, सब बंद हो जाएगा। तो इनके बीच क्या होना चाहिए, ये जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, दिन रात हम दोनों तरीके से क्या कर सके, काम कर सके। इसके बाद तीसरा है इसी में, ये सहभागिता और तालमेल, तालमेल ही बता रहा हूं ना मैं, ये पहला दूसरा तीसरा जो बता रहा हूं, छठे वाले पॉइंट का बता रहा हूं। क्षमता का विकास, तीसरा क्षमता का विकास। जब आप लोग आए थे, घर से आए थे, तो आपके पास क्षमता कितनी थी? आप शुरू कर रहे थे, पढ़ाई शुरू कर रहे थे। आज जब पढ़ना शुरू कर दिए, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया, क्षमता का विकास हुआ है, अब पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से आप पढ़ सकते हो। ये क्षमता का विकास आजीविका मिशन के तहत सदस्यों का भी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, क्या क्या क्षमता का विकास होना चाहिए, कौन कौन से? एक तो प्रारंभिक ज्ञान हो, प्रारंभिक शिक्षा। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा मतलब कम से कम लिखा पढ़ी थोड़ा बहुत वो जान जाए कि आखिर कोई मैटर आया है, कोई ज्ञान आया है तो क्या है। ठीक, दूसरा व्यावसायिक शिक्षा, कम से कम नोट तो पहचान ले, ये तो जान ले कि ये लाभ है, ये नुकसान है, यहाँ हानि है, इतना तो ज्ञान हो उसका व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर। और तीसरा है तकनीकी शिक्षा,
टेक्नोलॉजी कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मोबाइल फोन कंप्यूटर जाने, वो उस टेक्निक को भी जान सकता है जो परंपरागत है। जैसे चिड़िया भगाने के लिए क्या करते रहते हैं, काग भगोड़ा लगा देते हैं, काग भगोड़ा समझ गए ना, लगा देते हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी है, परंपरागत है। उस तकनीक का अगर वो इस्तेमाल करता है, ऐसे तकनीक का इस्तेमाल करता है जो वैज्ञानिक है, नवीन तकनीक है, उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकता है। पुराने मान लीजिए हथकरघा उद्योग में है वो, तो पुराने मशीनों की जगह वो क्या कर सकता है, बड़े मशीन लगा सकता है। अगर कोई प्रिंटिंग वाले क्षेत्र में है तो पुराने मशीनों की जगह में वो क्या लगा सकता है, कोई बड़ा प्रिंटर, बढ़िया प्रिंटर लगा सकता है, तो उसका काम में तेजी आएगा। तो टेक्नोलॉजी का उसको कम से कम क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और भी नवीन तकनीक का। इस तकनीकी शिक्षा में, व्यवसायिक शिक्षा में इनका ज्ञान होना चाहिए। ये क्षमता विकास करने के लिए जरूरी है। हम सब के अंदर क्षमता विकास के लिए तीनों चीज जरूरी। अगर तीनों चीज नहीं होगा हमारे पास तो हमारी क्षमता का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक, फिर वही है चौथा, आजीविका को प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहन, आजीविका प्रोत्साहन जो कार्यक्रम हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि किस किस क्षेत्र में अपन क्या कर सकते हैं, जैसे खेती, पशुपालन, खेती हो गया, पशुपालन हो गया, पशुपालन में मछली पालन वगैरह सब कर लीजिएगा, वाटर शेड, और क्या है, उद्योग, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग। ये ध्यान रखिएगा, लघु और सूक्ष्म उद्योग है ना, बड़े उद्योग और मध्यम उद्योग इस श्रेणी में नहीं आते। आजीविका में बड़े और किसमें मध्यम उद्योग बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। कैसे उद्योग होंगे, लघु उद्योग होंगे, जो सूक्ष्म उद्योग होंगे वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण, और क्या है, संस्थागत वित्त। संस्थागत वित्त जानते हैं क्या होता है, कल बताया था मैं आपको। वित्त उत्पादन के दो तरीके साधन होते हैं, एक तो साहूकार से जो असंस्थागत है, कोई संस्था नहीं, साहूकार कोई संस्था है क्या, नहीं है, सेठ से जाके कर्ज लिए कोई संस्था नहीं है। बैंक, संस्थागत वित्त का कहने का मतलब है बैंकों से ऋण। ठीक, ये किसका है, तालमेल और सहभागिता इनके मध्य होना चाहिए। किसमें अधिकार है, पीडीएस, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा, जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य एवं पोषण, पेयजल, स्वच्छता, स्थायी आवास और बिजली। इसके अलावा क्षमता विकास में प्रारंभिक शिक्षा जो पहली से पांचवी कम से कम अक्षर ज्ञान हो उसको, व्यवसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। इसके अलावा आजीविका प्रोत्साहन में खेती, पशुपालन, मुर्गी पालन जो भी है, लघु और सूक्ष्म उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और संस्थागत वित्त, इसको क्या मिलना चाहिए, प्रासंगिक। और पांचवा लिख लीजिएगा इसमें अंतिम, बुनियादी संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें है बिजली, सड़क और दूरसंचार। बिजली, सड़क एवं दूरसंचार। और इसको जान लीजिए, बिजली है उत्पादन बढ़ेगा, बिजली नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है तो ऊर्जा के बिना मशीन चल नहीं सकता है। पानी कहीं है, ट्यूबवेल तो लगाना ना पड़ेगा आपको। सड़क नहीं है, बाजार तक आसान पहुंच नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, कच्चा माल नहीं आ पाएगा। ठीक, अब आवागमन का साधन नहीं है, आप घर में अपने गांव में कितना बेचोगे, बना लिए हो, 100 पैंट शर्ट सिल के तैयार हो, बाजार में तो जाना पड़ेगा आपको, और बाजार के लिए जाने के लिए जरूरत क्या है, सड़क। ठीक, और दूसरा दूरसंचार। दूरसंचार अगर आपके पास है, टेक्नोलॉजी है, तो आप रेट भाव दे सकते हो, पूछ सकते हो क्या रेट है, क्या भाव है, मंडियों के बारे में जान सकते हो, सूचना तकनीक तत्काल मिल जाएगी, आपका श्रम बचेगा, आने जाने में समय बचेगा। आप फोन करके पूछ लेते हो, आगे थोड़े नहीं पूछते हो कि सर आज क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी, फोन करके पूछो क्लास लगेगी, 1 मिनट में पता चल जाता है। और वही आकर पूछते कि क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी, फिर जाओ घर, ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो समय का बचत होता है, यहाँ पर समय बचत करोगे तो उत्पादन बढ़ेगा। ये सारी चीजें किस पर निर्भर करती हैं, तालमेल और सहभागिता, किनके मध्य है, इन विभिन्न संस्थाओं के बीच, कार्यों के बीच ये तालमेल होना चाहिए, तब कहीं जाके आजीविका मिशन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और ये सब आजीविका मिशन में उपलब्ध है। ये सब बताने का उद्देश्य क्या है, ये सब आजीविका मिशन की विशेषताओं का अंग है, उसमें शामिल है, इनके बीच तालमेल और सहयोग है। क्लियर? हाँ, इधर क्या सवाल पूछ रहे हैं भाई? समझ में आ रहा है बात में आप लोगों को कि नहीं आ रहा? मौन हो तो
कहीं ऐसे तो नहीं सॉफ्ट हो गए, सरल चीज है, ज्यादा कठिन चीज नहीं। ठीक है, अभी बता देता हूं कितना दे रहे हैं। 3% पर ब्याज पर मिलता है, आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। जो ब्याज मिलता है 3% पर मिलता है। अकॉर्डिंग टू एमसीपी रेशियो प्रोपोर्शनल 1। दुष्यंत, उपेंद्र क्या लिख रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आया है। ये किसका था? सहभागिता एवं उसके आवश्यक तत्वों क्या था। और क्या विशेषता? बहुत सारी विशेषता है। अच्छा, ये सब करने के बाद भी संस्था वगैरह निर्माण हो जाएगा। एक और वही चीजों को बार बार दोहराया है उसमें। 7वें नंबर पर लिखता है गरीबों में संस्थापन को प्रोत्साहित करना। गरीब असल में क्या है ना, बड़ा उपेक्षित रहता है, संस्था में ग्रुप में नहीं रहना चाहता है, किनारे हो जाना चाहता है। तो उनके अंदर संस्थापन को प्रोत्साहित करना है। इसके माध्यम से 2 लोगों से, एक सहकारी समितियों एवं स्व सहायता समूह, इनके माध्यम से संस्थापन को प्रोत्साहित करना है। उनकी भावना लाना है कि हमें संस्था निर्माण करना है और कुछ नहीं। ठीक, अगला है 8वां, प्रशिक्षण क्षमता निर्माण कौशल विकास। प्रशिक्षण क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास, वही चीज है। तकनीकी शिक्षा चाहिए इनको, ठीक है, प्रशिक्षण देंगे। जब तक हम इनको प्रशिक्षित नहीं बनाएंगे कि बैंकों से लेन देन कैसे करना है, आंतरिक ऋण कैसे लेना है, कैसे खाता संधारण करना है, कैसे क्या करना है, बाजार तक पहुंचाना है, कैसे माल को पहुंचाना है, कैसे माल को बनाने का कैसे क्या तरीका होगा, उसका प्रोसेसिंग कैसे होगा, और इनमें कौशल विकास नहीं किया, उत्पादन को बेहतर करने के लिए जरूरी है। जब तक हम उत्पादन नहीं करना चाहते, तो हम अगर ये सब कौशल विकास वगैरह करना चाहते हैं तो किसका मदद लेंगे? कोई तो होगा जो इसके बारे में जानता होगा, तो वो कौन होगा? पेशेवर। इसको लिखता है सामुदायिक पेशेवर तथा सामुदायिक स्रोत व्यक्ति। अगर कौशल विशेष और प्रशिक्षण क्षमता में विकास करना है, अगर आपको प्रशिक्षण लेना है, प्रशिक्षण क्षमता में विकास करने का मतलब क्या है? आपको प्रशिक्षण लेना है, तो किसके पास जाओगे आप? हाँ, रेशियो लोन लेने का बताऊंगा मैं, आगे अपन आने वाले हैं। अगर प्रशिक्षण क्षमता का निर्माण और कौशल विकास करना है आपको, तो आप किसी पेशेवर का मदद लोगे कि नहीं लोगे? किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लोगे जो पहले से प्रशिक्षित है। मान लो आपको लकड़ी का काम करना है, तो आप लकड़ी बनाने के वाले के पास सीखोगे। अगर प्लम्बरिंग का काम करना है तो प्लम्बरिंग के पास जाओगे। बिजली का काम सीखना है तो बिजली जो काम करता है उसके पास सीखोगे। तो जो प्रशिक्षित व्यक्ति होगा, सामुदायिक रूप से जो सिखाता है, जो ट्रेनिंग दे सकता है, उसी व्यक्ति के पास क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी क्या है, ये सब करना है, उनको ट्रेनिंग मिलेगा। जो भी काम करना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग उनको मिलेगी। ठीक, कुछ हद तक वो जानते हैं और कुछ हद तक क्या कर लेंगे, वो सीख लेंगे, तो क्षमता का विकास तो हो ही जाएगा। क्लियर? कौशल विकास में एक चीज और आप नोट करके लिख सकते हैं, 3-4 चीजें लिखा हुआ है इसमें। एक तो लिखा है प्रबंधन, मैनेजमेंट, बहुत बड़ा कौशल है। और मैं तो कहता हूं कौशल का माई बाप है। अगर जिसके पास मैनेजमेंट नहीं है, कल मैंने समझाया था ना कि आय बढ़ने से कोई बचत, मतलब जो पूंजी है, पूंजी का निर्माण वो आदमी कर सकता है। आय बढ़ने से पूंजी नहीं बढ़ती, बल्कि जिसके मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है, पूंजी बढ़ती। उत्पादन कब बढ़ेगा? मैनेजमेंट की वजह से। कई लोग ज्यादा आय कमाते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट खर्च ज्यादा कर देते हैं। लेकिन कम पैसा कमाने के बावजूद भी ये मैनेजमेंट का गुण किसके पास होता है जानते हो आप? घर में है,
पापा के पास नहीं होता है, माँ के पास मैनेजमेंट का गुण होता है। उसको मैनेज करना पता है कि किस जगह पर कहाँ खर्च करना है। जनरली महिलाओं के पास ये गुण अच्छा है, वो मैनेजमेंट अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है। जो अंदर आ गया वो अंदर हो गया, वो बाहर नहीं निकल सकता है। ये सबसे बड़ा मैनेजमेंट का गुण है। ठीक है, वैसे भारत में मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु कौन है जानते हो आप? है? अरे नहीं नहीं भाई, प्राचीन भारत में हनुमान जी, हनुमान जी। और दैनिक भास्कर में जो लिखते हैं ना विद्याशंकर मेहता, उन्होंने एक लेख लिखा था, हनुमान जी इस देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कर सकते हैं। वो इस आधार पर कि वो कहाँ गए, लंका गए, और लंका में उनको आग लगानी थी। तो लंका में कपड़ा किसका था? रावण का। तेल किसका था? रावण का। और लंका किसकी थी? रावण की। जला कर आ गए, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया उन्होंने, और पूरा काम सफल करके आ गए। तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गुरु वही बताया, उसी लेख में मैंने पढ़ा था उनका कि वो प्रबंधन के सबसे बड़े गुरु, मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु कौन माने जाते हैं? हनुमान जी। ऐसा उन्होंने कहा था। मेरा भी सही मानना है, आप लोग भी मान सकते हो। तो प्रबंधन बहुत जरूरी है। प्रबंधन किसके लिए जरूरी है? आजीविका के लिए। क्योंकि आजीविका में सिर्फ ऐसा थोड़ी नहीं करना है कि जीवन यापन करना है, अपने जीवन स्तर को तो बेहतर भी बनाना है। तो प्रबंधन का प्रशिक्षण लेना होगा आपको। और क्या लेना होगा आपको? बाजार से जुड़ाव। बाजार से अगर जुड़ाव रहोगे तो रेट भाव का पता रहेगा, किस मौके पर कौन सा उत्पादन करना है, कौन सा उत्पादन नहीं करना है, किस मौके पर हमें ज्यादा बेचना है। हर मौके पर हर वस्तु का रेट नहीं होता है, आप देखियो। लेकिन बाजार में अब गर्मी के समय फल और सब्जियों का रेट बढ़ा हुआ है, तो जब फल और सब्जियों को ऑफ सीजन में उत्पादन करोगे तो रेट ज्यादा मिलेगा। और जैसे ऑन सीजन में मिलेगा तो टमाटर 2 रुपए किलो हो जाता है, और अभी टमाटर 20-25 चल रहा है, धीरे से और बढ़ने वाला है। ये मैनेजमेंट है। और बाजार से जुड़ाव भी। फिर ऋण का उपयोग, ऋण का उपयोग, ऋण का उपयोग कैसे करना है आपको, इसका प्रबंधन है। पता चला कि आपने ऋण का खर्च, पैसा तो मिला आपको, पैसा खर्च करने की आजादी भी है आपको, क्योंकि ऋण मिला है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। लेकिन आपने सही तरीके से उसका यूज नहीं किया तो पैसा क्या हो सकता है? डूब सकता है आपका। इन चीजों, 3 चीजों का क्या होना चाहिए? प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। ठीक, प्रबंधन में, कौशल विकास में इन चीजों का जरूरी थे। 9वें नंबर पर है गरीबों की भागीदारी पहचान। गरीबों की पहचान। गरीबों की पहचान क्यों करनी भाई? गरीबों की पहचान भाई, आजीविका मिशन है, आजीविका मिशन संचालित किया जा रहा है, किसी को भी सौंप दें। ऐसे में तो जो गरीब लोग हैं उनको इसका लाभ मिल ही नहीं पाएगा। इसीलिए आजीविका मिशन में क्या तय किया गया है कि जो गरीबों में सबसे गरीब होगा या महिला, हम उनको क्या देंगे? प्राथमिकता देंगे। तो गरीबों की पहचान के लिए कौन सी संस्था है? कौन बता सकता है कि ये व्यक्ति गरीब है हमारे गांव में? कौन बताएगा? एक तो ग्राम पंचायत, किस माध्यम से? बीपीएल सूची के माध्यम से। बीपीएल की सूची है, उस बीपीएल सूची के माध्यम से ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तय करेगी कौन व्यक्ति को जल्दी मिलना चाहिए। किस आधार पर? प्राथमिकता के आधार पर। बार बार सब सुनते हैं आप, प्राथमिकता के आधार पर। तो प्राथमिकता के आधार पर कहने का मतलब क्या है? जिसको ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अनंत जमीनी स्तर पर, हमने पहले भी चर्चा किया है कि जमीनी स्तर पर इसको लागू कौन करता है? ग्राम पंचायत। और जब ग्राम पंचायत जमीनी स्तर पर इसको लागू करेगा तो पहचान कौन करेगा? कलेक्टर तो आके पहचान नहीं कर सकता, या जिला पंचायत वाले पहचान नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको जिम्मेदारी किसको दे दी गई? ग्राम पंचायत को, कि ग्राम पंचायत इसको जिम्मेदारी को निभाए। हो गया। एक तो संस्था में प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षण क्षमता का विकास करना, प्रशिक्षण कैसे, प्रबंधन का, कौशल विकास का, ऋण का उपयोग का, बाजार से पहुंच का, सामुदायिक पेशेवर लोगों से क्या करना है? इनका मदद लेना है। और इसके बाद गरीबों की पहचान करनी। ये सब होता है किसमें? आजीविका मिशन। इस व्यवस्था कहां है? आजीविका मिशन में है। आ रहा है समझ में बात? ऐसे फैक्ट कम है, लेकिन यहां से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 10वां, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा महत्वपूर्ण फैक्ट जैसा है। इसमें है सामुदायिक फंड। सामुदायिक फंड 2 प्रकार का है। पहला जो होगा वो होगा शाश्वत परिक्रामी फंड।
इसको लिखा है आरएफ। आरएफ का मतलब नहीं मिल पाया मेरे को, आरएफ का मतलब क्या होता है? 70% BPL हो तब क्या होगा? अच्छा, रिवॉल्विंग फंड, ठीक। और दूसरा इसी में होता है, इसी को चक्री निधि भी बोलते हैं क्या? छत्तीसगढ़ में चक्री निधि लिखा हुआ है, सामुदायिक निवेश कोष। सामुदायिक निवेश कोष, इसको बोलते हैं CIF। स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित। अब इसको समझ लो आप, जो शाश्वत परिकामी फंड होगा, अगर किसी समूह में, किसी गांव में कोई समूह 70% से ज्यादा लोग उसमें क्या हो, गरीब श्रेणी में हो, तो उनको शाश्वत का मतलब होता है जो कभी न खत्म होने वाला, जो कभी भी खत्म न होने वाला, साइकिल के क्रम में चलने वाला, आता है फिर आता है फिर जाता है फिर आता है, उनके मध्य में वो क्या घूमते रहता है। तो सरकार क्या करती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई समूह बना दिया और समूह को फंड की जरूरत पड़ी, लेकिन समूह के अंदर मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोग में हर व्यक्ति की जरूरत तो अलग अलग है, हर वो व्यक्ति की आपदा भी अलग अलग समय पर आएगी, एक साथ तो आएगा नहीं। उन लोगों के मध्य भी वो क्या हो सके, एक फंड ऐसा दे दिया जाए जो उनके हिसाब से चक्री क्रम से चलता रहे, एक दूसरे को वो लोग देते रहे। 15,000 के आसपास है, चक्री निधि के रूप में, वो रिवॉल्विंग फंड के रूप में ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए एक समूह में 10 लोग हैं, आगे अपन पढ़ेंगे, एक समूह मान लीजिए 5 लोग मान लेते हो, कितने लोग मान लेते हो, मान लीजिए 10,000 रुपए इनको दे दिया गया, इसके पास आएगा, इसको जरूरत होगा इसको दे देगा, इसको जरूरत होगा इसको दे देगा, इसको जरूरत होगा इसको दे देगा, इसको जरूरत, ये आपस में घूम रहा होगा, ठीक। जो कैसा होगा, कभी न खत्म होने वाला है, एक दूसरे की मदद के लिए हो। ये फंड हमेशा दिया गया, क्यों दिया गया है? क्योंकि भाई मान लो समूह के लिए वो आदमी काम करता है, और समूह के लिए किसी ने काम किया, उसकी व्यक्तिगत जरूरत भी है, हो सकता है उसके घर में कोई प्रोग्राम हो सकता है उसके घर में कोई आपदा आ जाए, हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में उसे धन की जरूरत पड़ेगी ना। कोई जरूरत नहीं है कि समूह से उसका क्या चल जाए, आय चल जाए, लेकिन मुश्किल हालात में वो टूटने ना पाए, इसके लिए क्या दे दिया गया, उसके लिए शाश्वत परिक्रामी फंड आरएफ के रूप में उसको दे दिया गया। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है, उसी ग्रुप के लिए है जिस ग्रुप में 70% लोग क्या हो, गरीब हो, ठीक। 70% लोग क्या हो उसमें, गरीब हो। दूसरा, सामुदायिक निवेश कोष, ये कौन बनाता है? समूह खुद इसका निर्माण करेंगे, अपनी आय का कुछ हिस्सा जोड़कर समूह का निर्माण क्या करेंगे, खुद करेंगे, अपनी बचत का कुछ हिस्सा जोड़कर, ठीक। और जब अपनी बचत का कुछ हिस्सा जोड़ देंगे, कुछ सरकार द्वारा मदद हो जाएगा। ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, बेहतर काम ला सकते हैं, ठीक। ये 11वां है ब्याज सब्सिडी। ठीक, अब इसको ध्यान देना है, ब्याज सब्सिडी तो हर समूह को नहीं मिल सकता है, सब्सिडी मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो जरूरतमंद है। तो इसके लिए क्राइटेरिया, थोड़ा सा क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को नोट कर लीजिए। ब्याज सब्सिडी का मतलब तो जानते हैं ना, समझाने की जरूरत नहीं है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, छूट, ठीक। राज्य सहायता बोलते हैं हिंदी में उसको, सब्सिडी को। तो छूट मिल जाए, किसी तरीके से छूट मिल जाए, किसमें छूट मिलेगा, किसी प्रोडक्ट में छूट मिलेगा, किसी ऋण में छूट मिलेगा। तो ऋण मान लीजिए जैसे 1 लाख रुपए का ऋण मिलता है, तो अगर निर्धारित समय में पैसा वापस कर दिया गया तो कितना मिल जाएगा, 30% का छूट मिल गया। जब पूरा पैसा पटा देंगे 30,000 फिर वापस आ जाता है उनके पास, ठीक। इस तरीके से उनको सब्सिडी मिलता है। ब्याज सब्सिडी जो पात्र होंगे, पात्र समूह को 7% वार्षिक है। अगर कोई नियमित रूप से ब्याज का भुगतान कर रहा है, नियमित रूप से ऋण पटा रहा है, तो 60% के हिसाब से, वार्षिक हिसाब से उसको क्या मिल सकता है, सब्सिडी मिल सकता है, ठीक। दूसरा क्या होना चाहिए उसके लिए जरूरी, सही समय पर ऋण वापस किया हो।
सही समय पर ऋण वापस करेगा, अपना क्रेडिट अगर उसने बनाया है तो इसको मिलेगा, क्रेडिट नहीं है नहीं मिलेगा। सब्सिडी तभी मिलता है पुराना वाला जो ऋण है, पुराना ऋण वापस करने पर। मतलब 1 लाख का रुपए का लोन लिया है, 1 लाख को पूरा पटा देगा, तब उसको कितना मिलेगा, कुछ छूट मिल जाएगा, जितना 60% छूट मिल रहा है 7% वो छूट मिल जाएगा। इसके लिए भी पात्र रखा है क्या है कि समूह क्या होना चाहिए, 70% बीपीएल श्रेणी की होनी चाहिए। समूह कैसा हो, 70% बीपीएल श्रेणी के हो। इसकी सीमा रखी गई है कितनी अर्जुन, कितनी सीमा, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए प्रत्येक समूह को मिल सकता है। ये जब अगर 70% होंगे, 70% लोग क्या होंगे, गरीब होंगे, नियमित रूप से ऋण का भुगतान करते होंगे। आगे मिलेंगे पंचसूत्र। पंचसूत्र में कुछ नहीं है, नियमित लेखा संधारण है, नियमित बैठक है, नियमित क्या हो, आपका ऋणों की वापसी हो, ये सब पंचसूत्र है उसके। उन पंचसूत्रों का कोई समूह पालन करता है तो उसको ये सब मिलेगा। ठीक, और इसके बाद अंतिम विशेषता इसका ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान। 11 हो गया, ये 12वां है, ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान। मतलब समझिए क्या है, जानते हो आप लोग क्या है? हाँ, जो बोलते हैं ना लाइवलीहुड कॉलेज, हर जगह हो गया है ना लाइवलीहुड कॉलेज। लाइवलीहुड पढ़ते हुए इससे आपको प्रशिक्षण संस्थान नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब कभी पूछेगा लाइवलीहुड ने लिख के कहते हैं ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान है, तो कॉलेज होंगे। हमारे यहाँ कितने हो गए हैं, 28 प्रत्येक जिले में। और कहां शुरू हुआ था, दंतेवाड़ा के जवांगा में चालू हुआ था। ठीक, ये चीजें हैं आपकी। ठीक, क्या क्या ध्यान रखना है आपको, एक तो विशेषता में ध्यान रखना, सामाजिक क्या है, सहभागिता, एकजुटता, एकजुटता कैसे होनी चाहिए, सदस्यों की मध्य होनी चाहिए, समाज के मध्य होनी चाहिए। दूसरा, संस्था का निर्माण, स्वयं सहायता समूह का निर्माण होना चाहिए। तीसरा, संघ का निर्माण, इसके स्तर पर ग्राम के स्तर पर, खंड के स्तर पर, जिला के स्तर पर समूह आपस में संघ बनाएंगे। वित्तीय समावेश, मतलब धन की आसान पहुंच हो सके, बीमा हो सके, ऋणों की वापसी हो सके। आजीविका का प्रोत्साहन, जो भी जिस क्षेत्र में भी लोग काम करते हैं उस क्षेत्र में आजीविका को प्रोत्साहित किया जा सके। तालमेल और सहभागिता, विभिन्न संस्थाओं के मध्य, जैसे अधिकारों में, गुणों में और आपका जीवन स्तर में, क्षमता के विकास में, ये सब क्या होना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। और क्या दिया था, संस्थापन को प्रोत्साहित करना है, गरीबों में भाव आना चाहिए कि हम सामूहिक रूप से मिलकर काम करें। प्रशिक्षण क्षमता, ठीक है, ये सब होना चाहिए प्रबंधन के लिए, बाजार की स्थिति के बारे में, है ना, और गरीबों में भागीदारी, उनकी पहचान भी होनी चाहिए बीपीएल के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से। सामुदायिक फंड, 2 सामुदायिक फंड हमने देखा, एक क्या है, शाश्वत परिक्रामी निधि है, जो कैसे मिलता है, 70% बीपीएल परिवारों को मिलता है। और एक कौन सा होता है, सामुदायिक, आपका स्वयं सहायता समूह द्वारा सामुदायिक निवेश कोष, खुद निवेश करते हैं वो लोग, वो एक फंड होता है उनका। फिर ब्याज सब्सिडी और भुगतान है इसमें। और ग्रामीण स्वरोजगार के लाइवलीहुड कॉलेज हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान। कुल मिला के ये प्लान है किसका, ये सारे तत्व किसे मौजूद हैं, एनआरएलएम। इन तत्वों के बिना एनआरएलएम क्या हो जाता, निष्क्रिय हो जाता, अगर ये सब नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये था अपना विशेषता। बस आज इतने ही रखते हैं। आप लोगों को सवाल इधर, हाँ, आरसीटी लिंक बैंक बताऊंगा मैं आपको, चिंता मत कीजिए। ठीक है, आरसीटी के बारे में भी पढ़ेंगे और जो लिंक बैंक है उनके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, आप एकदम घबराइए मत उपेंद्र। ठीक है, ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसीटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसीटी, अच्छा हाँ, ये आरसीटी कहलाता है, आरसीटी। हाँ, वो भी आता है, वो भी प्रशिक्षण संस्थान इसी के में भी आते हैं, उनको आईटी वगैरह के क्षेत्र में कहा जाता है। ठीक, आकांक्षा पुराने वीडियो देखिए, ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के बारे में वहां पर बताया गया है
क्योंकि बाकी लोग पढ़ चुके हैं ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के बारे में, पढ़ चुके हैं ग्राम सभा के बारे में। एक पुराने वीडियो को देखिए आप, क्या उसमें हो सकता है। सर आज क्या है, आजीविका में पंच रहते हैं क्या? भाई पंच लोग का आजीविका में क्या योगदान है? पंच का जो पद है वो राजनीतिक वाला पद है। कोई भी पंच अगर गरीब है तो आजीविका में शामिल हो जाएगा। पंच के आधार पर आजीविका में शामिल होने की कोई व्यवस्था नहीं है कि वो पंच है तो आजीविका में शामिल किया जाए उसको या न किया जाए। पंचायत का इसमें सिर्फ इतना ही रोल है कि वो क्या कर सकता है, वो चयन कर सकता है, हितग्राहियों का चयन कर सकता है। पंच अगर गरीब है तो जरूर शामिल होगा, अगर पंच अमीर है तो शामिल नहीं होगा। अच्छा, पंचायती डाटा मतदाता का कलर किसमें दिया है टॉपिक बैच में? नहीं, पूरा देखना पड़ेगा। किसमें दिया मतदाता का कलर वलर, किसे पढ़ाया हूं मैं? अरे मत पत्र का 5वें 6वें वीडियो में देखिएगा उसको, मत पत्र का कलर। और मत पत्र का कौन सा कलर होता है? सफेद, पीला, नीला और गुलाबी। गुलाबी है जिला पंचायत वाला, सफेद किसका है? पंच लोगों का, और नीला है सरपंच का, पीला जनपद पंचायत का। पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए, आधा अधूरा मत पढ़िए। ठीक है सर। विशेषता में 9 नंबर में क्या था भाई? गरीब भागीदारी की पहचान। गरीब की पहचान ग्राम सभा द्वारा बीपीएल के माध्यम से, बस इतना ही है। गरीब की पहचान करनी है। कैसे गरीब की पहचान करेगा? कौन करेगा गरीब की पहचान? तो गरीब की पहचान बीपीएल सूची के माध्यम से ग्राम पंचायत। ठीक है। और ठीक है, और कोई क्वेश्चन इधर? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।